कि रोज़ी रोटी हक की बात जो भी मुंह पर लाएगा वो जो कोई भी हो निश्चय ही कम्युनिस्ट ही कहलाएगा। आज के दिन पर जो मजदूरों का असंतोष दिखाई दे रहा है, जो हरियाणा में फरीदाबाद, मानेसर, फिर गुड़गांव, नोएडा होता हुआ हमारे यहाँ भी आए दिन मजदूरों के आंदोलन हो रहे हैं, मजदूरों के संघर्ष हो रहे हैं। असल में जिन नारकीय स्थितियों में मजदूर काम कर रहे हैं, उन नारकीय स्थितियों के खिलाफ धीरे धीरे मजदूरों का गुस्सा बढ़ रहा है और ये स्थितियां चूंकि जटिल हुई, उनके लिए जीवन का अस्तित्व है, तो उसके खिलाफ लोग बोलने को उतरे। लेकिन इस समय इस मुल्क में एक अद्भुत तरह की सरकार है जो उठने वाले हर स्वर को, प्रतिरोध के हर स्वर को, हर लोकतांत्रिक आवाज़ को देश विरोधी स्वर के रूप में चित्रित कर देती है, पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। कि कुछ लोग हैं जो लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ अपनी यौन पिपासा को शांत करने के वस्तु के रूप में देखते हैं और उनको कहा जा रहा है वो वीआईपी है। एक अमेरिकन थिंक टैंक है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, और वो कह रहा है कि भाई 2025 में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच करने वाले व्यक्ति का नाम पुष्कर सिंह धामी है। कह रहा है कि भाई मैंने तो पाकिस्तान के 10 राष्ट्रपतियों का कत्ल कर दिया। आज़ादी का क्या मोल है ये आपको जेल जाकर के पता चलता है। तो धाकड़ धुरंधर ने कहा भारत माता की जय, मासूम ने कहा बीप बीप। धाकड़ धुरंधर ने कहा हम एबीवी में रहते थे, ज्ञानशील एकता, मासूम ने कहा बीप बीप। उन्होंने कहा आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा, मासूम ने कहा बीप बीप। बेईमान सजे बजे हैं तो क्या हम ये मान लें कि बेईमानी भी एक सजावट है? कातिल मजे में है, कातिल मजे में है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कत्ल करना एक मजेदार काम है? नमस्कार, पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं CPI-ML के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी जी। आपका हार्दिक स्वागत है मैखुरी जी। धन्यवाद। और आज हम आपके साथ अपने इस शो में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन और उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर। आपका स्वागत है। तो अपनी वार्ता को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने एक सूक्ष्म परिचय के साथ ये बताएं हमारे दर्शकों को कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन से आपका जुड़ाव किस प्रकार हुआ। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1994 का जो साल है वो एक ऐतिहासिक साल है और उसी समय एक तरह से वो जन आंदोलन में तब्दील हुआ। हालांकि उसके पीछे OBC रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ एक धारणा थी और वो एक सवर्ण बाहुल्य राज्य होने के चलते आरक्षण के खिलाफ एक भावना लगातार लोगों के भीतर रहती भी है। तो लेकिन वो फिर उत्तराखंड आंदोलन में तब्दील हुआ। तो उस 1994 के साल में मैं उत्तरकाशी में क्लास 12th में पढ़ता था और पहली बार जुलूस में जाने का सिलसिला वहीं से एक तरह से शुरू हुआ। और हमारे इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज के, PG कॉलेज के स्टूडेंट लीडर्स आए, उन्होंने कहा कि आंदोलन में चलना है। और शुरुआती तौर पर ये बड़ी रोचक बात है कि शुरुआती तौर पर जब पहले दिन जुलूस निकला तो मैं उस जुलूस में नहीं गया, मैं अपने घर चला गया। तो मैं उत्तरकाशी में अपने चाचा जी के साथ रहता था। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी कैसे आए? मैंने उनसे कहा कि वो जुलूस निकल रहा था, बेकार की बात है, जुलूस में क्यों जाना है? तो उन्होंने कहा कि उनका बेरोज़गारों के आंदोलन से और इस तरह के आंदोलनों से वास्ता रहा था, वहाँ वो नौकरी करते थे आइडल में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जुलूस में तो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो अब देखिए कि मैं तो बहुत ही आज्ञाकारी बालक हूँ कि 1994 से पिछले 32 साल से मैं जुलूस में ही हूँ तब से। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उस आंदोलन में हमारी भागीदारी, उसमें मेरी सक्रियता बढ़ी और उसके चलते उत्तराखंड के बारे में जो कुछ भी मेरी समझ है, एक तरह से जो कुछ भी मैंने जाना या पॉलिटिकली भी मैं जहाँ पहुँचा जी, तो वो रास्ता उसी 94 के साल से तय हुआ। और उसमें उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आंदोलन के मुकदमे भी मुझ पर चले, बहुत सीरियस मुकदमे। हालांकि
उस समय में जब वो मुकदमे दर्ज हुए 95 में, जिस समय श्रीयंत्र टापू गोलीकांड हुआ 10 नवंबर 95 को जी, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ जुलूस निकाला, ये सब हुआ, फिर वहाँ आगजनी हो गई। उस आगजनी का मुकदमा भी मुझ पर चला, हालांकि मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस समय। और जो वहाँ एसपी होती थी, मैंने उनसे भी जाके आर्ग्यू किया कि भाई मैं तो आग लगाने में शामिल नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आग लगाने में तो नहीं शामिल थे, ये तो हम भी जान रहे हैं। मैंने कहा मैं तो आपके एसओ के साथ आग बुझा रहा था बगल में बैठ करके। उन्होंने कहा नहीं, हम जानते हैं, लेकिन यू आर लीडिंग द मॉब। तो मैंने उनसे कहा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसका नाम है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी। तो पीजी कॉलेज का मतलब है कि एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एमए, एमएससी, एमकॉम वालों का नेता था, तो ऐसा तो नहीं होता। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप थे नेता। अच्छा। तो उसके बाद इस तरह वो सिलसिला एक तरह से चलता रहा लगातार, और उसी के ज़रिए एक तरह से राजनीति को समझना भी, सांस्कृतिक चीज़ों को भी समझना। उत्तरकाशी में तो कला दर्पण नाम का कल्चरल ग्रुप था, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौर में 100 दिन तक लगातार सुबह प्रभात फेरियाँ निकाली जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी उन प्रभात फेरियों में शामिल हुए, वो चूँकि वहाँ उस वक्त नौकरी करते थे। तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने का सिलसिला वहीं से, उस राज्य के आंदोलन से शुरू हुआ। उसके बाद तो आंदोलनों में मुकदमा, जेल, ये सब बहुत सामान्य सी बात है कि वो होता चला गया, फिर तो एक सिलसिला है। बिल्कुल। तो आप छात्र संघ में भी रहे हैं? जी, दरअसल 98 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं उत्तरकाशी से आया श्रीनगर जी। और श्रीनगर में आइसा एक बहुत ही एक्टिव छात्र संगठन था जी। और आइसा की एक लंबी परंपरा था या है? मैंने उस समय था जी। वही मैं वहाँ तक आ रहा हूँ कि उस समय भी आइसा बहुत ही एक्टिव छात्र संगठन था। उससे पहले का जो पूर्ववर्ती छात्र संगठन था पीएसओ, वहाँ उसके लोग भी छात्र संघों में चुने गए थे और आइसा बहुत एक्टिव था। तो आइसा की गतिविधियों के साथ, ख़ास तौर पर आइसा की तरफ से हमारे साथी लोग वहाँ एक प्रगतिशील अध्ययन केंद्र के नाम से, प्रोग्रेसिव स्टडीज सेंटर के नाम से एक लाइब्रेरी चलाते थे। तो वहाँ मेरा आना जाना होता था, उसी के साथ बात शुरू हुई। और एक तरह से जो सवाल आपने किया कि भाई था या है, तो वो एक सिलसिला है जो कि 90 के दशक में आइसा बना और तब से लेकर आज तक लगातार आइसा की सक्रियता, ख़ास तौर पर श्रीनगर कैंपस में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, लगातार बनी हुई है और लगातार ही छात्र संघों में लोग चुने जाते रहे हैं। अभी भी आइसा का वहाँ छात्र संघ के उपाध्यक्ष जो हैं वो आइसा से चुने गए हैं। पिछले साल में भी ऐसे पदाधिकारी थे। तो ये साल 2000 की बात है। 99 में पहली बार आइसा की तरफ से मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और फिर साल 2000 में, जिस साल राज्य बना, तो उस 2000 के वर्ष में मैं आइसा की तरफ से ही चुनाव लड़ते हुए गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। 1994 से लेकर 2000 के बीच में आप कितनी बार जेल गए होंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के मुद्दे पर? राज्य आंदोलन में तो स्पेसिफिकली जेल तो राज्य के सवाल पर तो नहीं गए। मुकदमा ज़रूर राज्य आंदोलन के 2 बड़े मुकदमे मुझ पर चले। एक आगजनी का, जिसमें एक टेंट में आग लगाने का मुकदमा वो था, और उसके अलावा एक 1996 में, चूँकि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा आंदोलनकारियों की तरफ से आया था, तो नगर निकायों के चुनाव हुए और उस चुनाव के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए एक तरह से हम लोग वहाँ उत्तरकाशी की कलेक्ट्रेट में गए और हमने उस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज किया। तो उस विरोध का भी एक मुकदमा दर्ज हुआ। जेल जाना और तमाम तरह के आंदोलनों में उसके बीच में भी हुआ, और उसमें तो एक और आंदोलन उत्तरकाशी में उस समय डॉक्टर नागेंद्र जगूड़ी हैं, उनकी अगुवाई में चल रहा था पोस्ट ऑफिस का आंदोलन। तो उसमें हम लोग 7 दिन नई टिहरी जेल में रहे। बल्कि मैं जब बीए सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो मैंने नई टिहरी जेल में देखा अपना। जी। तो ये एक उसके अलावा तो मैंने अभी तक मैं तकरीबन आंदोलनों में विभिन्न जगह, वो उत्तराखंड के भीतर और उत्तराखंड से बाहर भी, आंदोलनों के ही सिलसिले में तकरीबन 47 दिन जेल में रहा हूँ। अच्छा, 47 दिन आपने विभिन्न जेलों में उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर काटे। तो आप कैसा महसूस किया है आपने एक राजनीतिक कैदी के रूप में 45-47 दिन जेल में जाने के बाद? देखिए, 2-3 तरह की स्थितियां हैं जी। एक तो जब मैं नई टिहरी जेल का जिक्र कर रहा हूं तो वहाँ
बाकायदा पॉलिटिकल प्रिजनर की हैसियत हमको प्राप्त थी, एसडीएम ने लिख करके दिया था ये बी क्लास प्रिजनर है। तो बी क्लास प्रिजनर अपने आप में बड़ा सुविधा उस तरह से कंपैरेटिवली हो जाती है। हालांकि ये बात सही है कि असल में आज़ादी का क्या मूल्य है, आज़ादी का क्या मोल है, ये आपको जेल जा कर के पता चलता है, क्योंकि आपके पास एक बंदिश है और उस बंदिश के दायरे में ही आप रहते हैं। और नई टिहरी की जेल में ही, उस जेल के बाहर, चूँकि पुरानी टिहरी में सुमन जी की कोठरी होती थी तो वो तो पुरानी टिहरी डूब गया, तो नई टिहरी में जेल के बाहर वो कोठरी बनाई गई है। तो वहाँ हमने वो बेड़ियाँ भी देखी जिनको पहन करके श्रीदेव सुमन जेल लाए जाते थे, अदालत में लाए जाते थे, तो वो बेड़ियाँ भी हमने देखी। और नई टिहरी की जेल में क्या होता है कि 25 जुलाई को जेल श्रीदेव सुमन के शहादत दिवस पर ही जेल को लोगों के लिए खोला जाता है कि सामान्य जनता के लिए लोग आकर के देखें। तो उस समय लेकिन हमारे लिए वो फीलिंग ऐसा था कि जैसे हम ज़ू में, चिड़ियाघर में कैद हैं अंदर की तरफ और लोग वो पिंजरे के अंदर हमको देखने आ रहे हैं। और लेकिन हम लोगों ने उसको आंदोलन के अवसर में तब्दील किया कि लोग आ रहे हैं तो हम एक छत पर चढ़े और वहाँ से जनगीत गाते रहे, नारे लगाते रहे। उत्तराखंड राज्य चूँकि बना नहीं था तो उसको हम लोग करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो जेलों की स्थिति है जी, 2-3 बार तो चूँकि राजनीतिक रूप से उस तरह से गए तो बहुत उसका ठीक अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन जेलों में जो स्थिति है कि बहुत सारे लोग वो जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनका कोई ख़ास दोष भी नहीं, बल्कि उनका दोष ये था कि वो मजदूरी करके रात को लौट रहे थे और पुलिस की गाड़ी उनके बगल से गुजरी। उनकी यही गलती थी कि उनके बगल से पुलिस की गाड़ी गई और फिर पुलिस ने उनको जेल के भीतर बंद कर दिया। तो जेल के बाहर की दुनिया में हो सकता है कि लोग बिना पैसे के सर्वाइव कर जाएं जी, लेकिन कमज़ोर लोगों के लिए जेल के भीतर की दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है। और वहाँ तो जेल के भीतर जो सबसे बड़ा अफसर है तो वो 3 फीती वाला हवलदार है। बिल्कुल, उससे बड़ा वो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है कि तुम रघुवीर सिंह की जेल में आए हो। वो जेलर कहीं दूर दूर तक पता भी नहीं होता, उसको मालूम भी नहीं होता। और चूँकि वो जेलें, ज़्यादातर जेलें उत्तराखंड में भी जो जेल है, जैसे हल्द्वानी की जेल अगर आप देखें तो वो उसमें सामर्थ्य से ज़्यादा लोग हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा, हरिद्वार, सब जो बड़ी जेलें हैं तो वो सामर्थ्य से ज़्यादा, चूँकि उसमें लोग बंदी हैं, है ना, वहाँ लोग जिनको सज़ा नहीं हुई होती उनको अगर आप कैदी कह दीजिए तो बड़ा बुरा मानते हैं। वो कहते नहीं, हम बंदी हैं, कैदी नहीं। तो वो सामर्थ्य से ज़्यादा लोग हैं, तो उसके चलते भी लोगों को बड़ा एक तरह का करप्शन, ज़बरदस्त करप्शन जेलों के भीतर है। और 2004 में तो हम लोग जेल में थे तो हमने देखा कि जिस दूध की थैली को हम सुबह ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, उसको लोगों ने बड़ा सहेज करके, बड़ा संभाल करके रखा हुआ है कि शाम, क्योंकि जेल वाले तो वो कटोरी भी नहीं दे रहे हैं, बर्तन भी नहीं दे रहे हैं, ठीक से कंबल भी नहीं दे रहे हैं, तो शाम को खाना खाने के काम वो आएगी। और बहुत ही घटिया दर्जे का खाना, एक तरह से अमानवीय ट्रीटमेंट है, अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ है। और भले ही ये कहा जा रहा हो कि ज़्यादातर जेलें अंडर ट्रायल से भरी हुई है, मुकदमों का सवाल, तो अंडर ट्रायल लोग हैं, उनको सज़ा नहीं हुई, उनका दोष भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनको पर्याप्त सज़ा जेल में, यानी प्रक्रिया ही एक तरह से हमारे यहाँ वो पनिशमेंट है, प्रक्रिया ही सज़ा है असल में। तो जेल में पर्याप्त सज़ा, भले वो निर्दोष होकर के छूट जाए, लेकिन वो जो कीमत चुकाता है अपनी आज़ादी खोने की, वो बड़ी कीमत है। बिल्कुल, आपने जेल का वर्णन किया। जेल में का ऐसा कोई अविस्मरणीय पल जो आपको बार बार याद आता हो? नहीं, वो अलग अलग जेलों में अलग अलग तरह के अनुभव हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नई टिहरी की जेल में हम लोग थे तो लोग देखने आ रहे हैं तो हम वहाँ आंदोलन का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल। सुल्तानपुर की जेल में हम 2001 में आइसा और CPI-ML के आह्वान पर रहे, वहाँ तो 250-300 लोग हम एक ही जेल में थे। तो एक तरह से वो जेल पूरी तरह से हमारे जिस इलाके में हम थे, तो वहाँ तो दिन भर राजनीतिक सभाएं होती थी, जनगीत गाया जाता था, तमाम चर्चा परिचर्चा होती थी, ये एक सिलसिला था। 2004 में हल्द्वानी में एक उसमें आंदोलन के सिलसिले में, जिसको हमारी पार्टी का किसान संगठन ही चला रहा था, उस आंदोलन के सिलसिले में हमारी गिरफ्तारी हुई। तो 2004 में हल्द्वानी की जेल में मैं रहा, नैनीताल की जेल में भी हालांकि मैं रहा छात्र आंदोलन के सिलसिले में। तो ये भी रोचक बात है कि मैंने एक बार यहाँ
जब ये आंदोलनकारियों को सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला शुरू हुआ जी, जो कि अभी तक भी चल रहा है, बिल्कुल, तो इस पर बहस करते हुए उस समय जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उसका विरोध करते हुए मैंने कहा कि ये सब तो भाई उत्तराखंड में हर आदमी आंदोलनकारी था, है ना, कोई आप ये तो ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन नहीं था, लेकिन कौन कौन था तो उसकी संख्या असीमित है। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये भी बात है कि मैंने उनसे भी कहा, जब मैं ये विरोध करने गया तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई मैं तो राज्य बनने के बाद जेल में ज़्यादा रहा, राज्य बनने के बाद गिरफ्तार किया गया बार बार, राज्य बनने के बाद मुझ पर लाठी भी चली, है ना, वो राज्य बनने के बाद ही चली, 2002 में भी चली, 2021 में भी चली, और लोगों ने देखा कि भाई लाठी चल रही है। 2021 में तो बहुत ही लोगों ने देखा। तो बहरहाल तो जेलों के भीतर रहते हुए ने देखा कि किस तरह से ऐसे लोग हैं, निरीह लोग, जिनको कि बिना मतलब में फंसा दिया गया है। जैसे हल्द्वानी की जेल में उस समय 2004 में एक व्यक्ति था जो बिल्कुल लगता था कि मानसिक रूप से उसकी स्थिति ठीक नहीं है जी, है ना, और वो ऐसी बातें कर रहा है जैसे वो कह रहा है कि भाई मैंने तो पाकिस्तान के 10 राष्ट्रपतियों का कत्ल कर दिया, और वो कह रहा है कि फिर वो नाम बता रहा है जो सारे हिंदू नाम हैं जिनमें से कोई आदमी पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं रहा। तो फिर वो कह रहा है कि कल शाम को वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति मुझको सब्जी मंडी में मिला और मैंने चक्कू मार दिया उसको। ये क्यों है? मैंने पूछा कि ये आदमी क्यों है जेल में? बोले साहब ये गिरोहबंदी में बंद है। अरे गिरोह में कैसे बंद है? ये तो इसकी तो मानसिक अवस्था ऐसी है ही नहीं कि ये कोई गिरोह बना सके। बोले नहीं, ये कहीं रुद्रपुर में रिक्शा चलाता था एक दिन, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर था। तो एक दिन इसके पीछे एक कुत्ता पड़ा, ये दौड़ते दौड़ते किसी फार्म हाउस में पहुंचा। फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि भाई कोई ऐसा आदमी आया है जो अस्थिर टाइप का दिख रहा है, और पुलिस ने चूंकि 4 आदमी पहले से पकड़े हुए थे, इसलिए उसे 4 में गिरोह नहीं बनता, तो पुलिस ने वो 5वां उनके साथ चिपकाया और जेल भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारे निरीह लोग जिनका कोई अपराध नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई उनकी गलती, वो मजदूरी करके घर लौट रहा है, रात को पुलिस की गाड़ी उसके बगल से गुजरी और पुलिस ने चूँकि तमंचा पहले से कहीं से पकड़ा हुआ था, उसके साथ तमंचा चिपकाया और उसको जेल भेज दिया। ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ हुआ। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनको कि लगता है कि कैसी व्यवस्था, कैसी क्रूर व्यवस्था है एक तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। आप छात्र राजनीति से आए हैं और वर्ष 2000 से 2026 हो गया है, उत्तराखंड राज्य बने लगभग 26 साल हो गए हैं, और हम ये वर्ष जो है रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इन 25 सालों से, जैसा कि समाचार पत्र बताते हैं, आप लगातार आंदोलन में हैं। तो लगातार विरोध की राजनीति से आपको क्या लगता है, आपको क्या प्राप्त हुआ? और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनने में कहीं आपकी आंदोलनात्मक रणनीति सहायक हो पाई? देखिए, एक तो जो दूसरा हिस्सा है असल में आपके सवाल का, तो वो तो है कि राज्य तो जैसा लोग सोचते थे वैसा तो नहीं हुआ। एक तरह से उसका बिल्कुल विपरीत राज्य बना। और अगर उसको एक लाइन में कहें, मैं बहुत जगह ये बात कह चुका कि हम तो उत्तर प्रदेश से अलग हुए कि एक पर्वतीय राज्य बनाएंगे, बिल्कुल, है ना, लेकिन राज्य जो बना वो उत्तर प्रदेश की घटिया फोटो स्टेट कॉपी बना। एक छोटा और घटिया फोटो स्टेट कॉपी, जहाँ पूरा कल्चर, तमाम चीज़ें, और अब तो धीरे धीरे जो रही बची कसर थी वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही है ना। हमारी पुलिस भी उसी रास्ते पर है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के रास्ते पर, उससे भी और उस रास्ते पर बढ़ती दिखाई दे रही है अब तो, है ना। तो ये सवाल बार बार मन में आता था कि ये कब तक रहेगा ऐसा, तो अब दिख रहा है कि नहीं, ये उस रास्ते पर, या राजनीति भी धीरे धीरे अपराध और उसकी तरफ बढ़ रही है, वो दिखाई दे रहा है। पंचायत के चुनाव में पिछले साल में हमने देखा वो सब तमाशा होते हुए कि किस तरह से अपराधी ताकतों का वर्चस्व। तो एक तरह से हम जैसा राज्य समझते थे, है ना, या जैसे राज्य की बात हमसे कही गई, हम क्या समझते थे, मैं तो 12वीं में पढ़ता था तो कितना समझता, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, राज्य बनेगा तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है सब कुछ मिल जाएगा, सब बहुत ही अच्छा होगा, रोटी रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य के सारे सवाल हल हो जाएंगे, बिल्कुल, और राज्य उन सब के लिए एक रामबाण औषधि है, एक जादुई छड़ी है। लेकिन 25 साल में आप देखिए तो हम उन्हीं सवालों पर खड़े हैं। हम पलायन का सवाल
जितना विकराल, जितना विकट उत्तर प्रदेश में रहते हुए होता था, उससे कहीं ज़्यादा विकट, कहीं ज़्यादा विकराल वो आज के दिन पर है उसकी स्थितियाँ। तब हमारे गांव में ताले नहीं पड़े हुए थे, आज के दिन पर गांव के गांव बंजन हैं, जिनको वो अंग्रेजी में घोस्ट विलेजेस कह रहे हैं, भुता गांव कह रहे हैं, 2000 से ऊपर, हाँ, जिनकी संख्या 2000 से ऊपर हो गई है। तो हम ऐसा राज्य हम बन गए, एक तरह से शहरी केंद्रों की तरफ, शहरी केंद्रों पर इतना दबाव है कि जो सारी आबादी है वो बढ़ी चली आ रही है शहरी केंद्रों में, वो देहरादून हो, वो हल्द्वानी हो, वो कोटद्वार हो, इस तरह के जो भी शहर हैं उन सब पर इतना दबाव है। तो किसी तरह का कोई नीति नियोजन उस मामले में कहीं दिखता नहीं, कोई टाउन प्लानिंग जैसी कोई चीज़ हो, कहीं किसी तरह की योजना हो। रोज़गार का सवाल तो उससे बड़ा हो गया कई गुना ज़्यादा। सरकार कहती रही कि भाई 28,000 लोगों को, कल ही मैं रेलवे स्टेशन पर देख रहा था कि 28,000 लोगों को रोज़गार हमने दे दिया, 80,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। बजट डॉक्यूमेंट उठा करके देखिए, वो बता रहे हैं, बिल्कुल, है ना। इसी समय जब बजट पेश हुआ है तो उसमें जो बजट डॉक्यूमेंट पेश हुए उसमें पता चला कि साहब 80,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, और पदों की कैसी लूट हो रही है, नौकरियों की कैसी लूट हो रही है। तो वो तो दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है कि भाई उन्होंने बड़ा सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, और अभी हाकम सिंह का वीडियो वायरल है जिसमें वो नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने तो उन्हें बरी कर दिया। हाँ, तो आप नहीं सिद्ध कर पाए, कानूनी प्रक्रिया नहीं सिद्ध कर पाई, यही तो इसका मतलब। तो हाकम सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर ये होनी चाहिए थी कि उत्तराखंड के पोस्ट ऑफिसेज में तमाम पोस्टमैन हरियाणा से हैं। तो मैंने ये जो पूरी प्रक्रिया है, वो बरी हुए तो भाई कोई ना कोई तो पेपर बेच रहा था जी। चलिए हाकम सिंह नहीं बेच रहा होगा, भाई कोई दूसरा बेच रहा होगा। वो कौन है? जब ये दावा है कि भाई सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बन गया है, और तब आपने जिसको कहा कि ये प्राइम एक्यूज्ड है, प्राइम सस्पेक्ट है ना, और वो आराम से छूट करके नाच रहा है बड़े मज़े में, या और उसके नहीं रहने के बावजूद तो शायद चुनाव की तैयारी में है, वो होगा ही ऑब्वियसली। तो सोचिए कि हम किस दिशा में बढ़े। तो इन 20-25 सालों में राजनीति में वो सारी चीज़ें, या राज्य में वो सारी चीज़ें हुई जिन सारी चीज़ों से हम बचना चाहते थे, जैसा राज्य हम नहीं बनाना चाहते थे। हम तो कुछ ऐसा कल्पना करते थे। वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है राज्य के आंदोलन के दौरान, उन्होंने उस गीत में वो कहते हैं कि बोला भय बंधु तुम तय कनु उत्तराखंड चैन ऊंचा। में अगर आप इसे कहेंगे वो तो मुझसे वो थोड़ा कठिन है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि बोला भय बंधु तुम तय कनु उत्तराखंड चैन ऊंचा। तो अब वो उत्तराखंड कैसा चाहिए, तो उसमें महिलाएं कह रहे हैं कि घास लखड़ा हो, बोड़ा अपना हो, परदेश कोई ना जो सभी दगड़ा हो, है ना। तो अब ना तो घास लकड़ी है, घास लकड़ी के लिए हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई वो घास लकड़ी लेने क्यों जा रही है, जंगली जानवर के सामने जाएगी तो वो तो खाएगा ही, है ना। न बन अपने हुए, वन भी अपने नहीं हुए, और परदेश भी लोग गए, सब एक साथ नहीं रहे, है ना। रोटी रोजगार का सवाल हो, वो भी उस गीत में बड़ा एक ऐसा यूटोपियन तरह का वो रचते हैं, कल्पना लोग रचते हैं कि राज्य कैसा होगा कि साहब, है ना, जात पात नहीं होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, है ना, मन क्यों मा हो मन ख्यात यनु उत्तराखंड चयन ऊंचा, कि मनुष्यों में मनुष्यता हो। अब वो तो हम लगातार घटती हुई उसका तो लगातार क्षरण होता हुआ देख रहे हैं। दफ्तरों में घूस रिश्वत नहीं हो, उस गीत में ऐसा भी बिल्कुल। तो उस समय तो ये सब लोग इसी तरह का कल्पना समझ रहे थे कि राज्य बनेगा तो शायद ऐसा ही होगा। लेकिन राज्य जिनके हाथ में आया तो वो उस कल्पना से उनका कोई सरोकार नहीं था। ये सिर्फ तथ्य की बात नहीं है, ये अनायास नहीं है कि इस राज्य में पहला मुख्यमंत्री और पहला चुने हुए मुख्यमंत्री वो हुए जिनका उस राज्य के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ अनायास नहीं है, बल्कि उस राज्य के आंदोलन के भीतर जो खामियां कमजोरियां थी, असल में उसने हमको इस जगह पहुंचाया। हमारे यहाँ एक जो रोग है सामाजिक आंदोलनों में, राजनीतिक आंदोलनों में, तो लोग कहते हैं साहब राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। राज्य कैसा चलेगा उसकी नीति, आपकी दिशा मेरी दिशा, ये दिशा स्पष्ट होना, पहचान भी स्पष्ट होना। राज्य के आंदोलन में भी लोगों ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए,
है ना। लेकिन राजनीति से शायद जनता का या आंदोलन में भागीदारी करने वालों का तात्पर्य अक्सर ये रहता है कि कांग्रेस, भाजपा, यूकेडी या कम्युनिस्ट, अलग अलग दलगत राजनीति की बात ना हो। नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई कोई राजनीतिक पार्टी है किसी मुद्दे पर, उसकी राय स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, ये उसका शिनाख्त होना चाहिए। तो राज्य के आंदोलन में जब आपने कहा कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, तो आंदोलन किसके खिलाफ? आंदोलन किसी न किसी के खिलाफ है। आंदोलन मतलब लड़ाई, संघर्ष। तो वो अगर किसी के खिलाफ नहीं है तो उसका यही हश्र होगा। ये जो गैर राजनीतिवाद है, गैर राजनीतिवाद अपने आप में एक बड़ी राजनीति है। वो यथास्थिति की राजनीति है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उसको चुनौती मत दो, किसी का नाम लेकर के मत कहो। ये मत कहो कि भाजपा खराब है या दूसरी पार्टी खराब है या उसकी नीतियों में ये खामी, खराब से तात्पर्य, ये मत कहो। तो जैसे ही आपने ये मत कहो कहा तो आपकी लड़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लड़ किसके खिलाफ रहे ये तय नहीं हुआ। ये तय नहीं हुआ। तो ये जब तय नहीं हुआ तो जिनके खिलाफ आप, जो आपके खिलाफ थे, जो आपके राज्य के खिलाफ थे, जिन्होंने कहा राज्य अब मेरी लाश पर बनेगा, वो राज्य के अगुवा बने। फिर वो सारी ताकतें बनी, उसमें भाजपा या दूसरी या तीसरी जो भी बात हो। तो ये एक असल में यहाँ से हम पहुँचे। दूसरा सवाल, जो दूसरा शुरुआती हिस्सा आपके सवाल का था कि इतने साल से लगातार लड़ते हुए क्या हासिल हुआ, तो असल में तो समाज के भीतर हमेशा बदलाव की एक आकांक्षा रहती है, उसको बदलने की आकांक्षा रहती है। हम दोनों ही पहलुओं को देखते हैं जी, कि भाई क्या गलत हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, उसका मैंने बताया। लेकिन उसका दूसरा पहलू कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी आवाज़ कम हो सकती है, उसकी ताकत कम हो सकती है, लेकिन आवाज़ कम होने से, ताकत कम होने से तो बोलना तो नहीं छोड़ा जा सकता, गलत को गलत कहना तो नहीं छोड़ा जा सकता। जिसको मेरे दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं कि एक प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी है जी। तो उसमें वो कहते हैं कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। या वीरेंद्र नंगवाल की एक कविता है जिसको मैं कई जगह कोट किया कि वो कहते हैं, छोटी सी 4 लाइन की, वो कहते हैं कि बेईमान सजे बजे हैं तो क्या हम ये मान लें कि बेईमानी भी एक सजावट है? बेईमान सजे बजे हैं तो क्या हम ये मान लें कि बेईमानी भी एक सजावट है? कातिल मज़े में है, कातिल मज़े में है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कत्ल करना एक मज़ेदार काम है? मसला मनुष्य का है, इसलिए हम हरगिज़ नहीं मान सकते कि मसले जाने के लिए ही बना है मनुष्य। तो अगर चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है तो उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ संघर्ष करना, उसका जो परिणाम हो, वो लड़ने का परिणाम हमेशा ही उसमें दमन की, उत्पीड़न की संभावना रहती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि लड़ाई में हार की गुंजाइश भी रहती है। वो हो सकता है कि हारने का, जो लड़ेगा वो हारेगा भी, लेकिन बिना लड़े तो सही रास्ता भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए लड़ना, संघर्ष करना, बोलना, अपनी समझ के हिसाब से उसको, अपने को भी अपडेट करना, उस लड़ाई को भी अपडेट करना, ये ज़रूरी का। मेघरू जी, आप 94 से लेके लगभग 2002 तक छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, मतलब एक लंबे समय तक, और आपने लगभग राज्य बनने के बाद पूरे उत्तराखंड में आईसा के प्रत्याशी अलग अलग जगह चुनाव लड़ते भी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं। तो सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि अभी आपने डीएवी कॉलेज में एक मामला देखा था कि मुख्यमंत्री उस मंच पर थे, एक माननीय विधायक उस मंच पर थे, और एक हरियाणा का व्यक्ति आके उस मंच पे गाली गलौज करता है। मुख्यमंत्री जी उस समय उस मंच पर नहीं हैं। उन गाली गलौचों का कई जगह जिक्र होता है, लेकिन किसी ने भी यह जिक्र नहीं किया कि उस व्यक्ति को जिन नंबरों से धमकी आई वो नंबर किसके थे, क्या उनकी कोई जांच हुई, वो होटल उस एक्टर के लिए किस व्यक्ति ने बुक कराया था, उसका भुगतान किस व्यक्ति ने किया, या फिर उस मंच पे उस व्यक्ति को गाली देने का क्या तात्पर्य था। क्या महाविद्यालयों की में गिरती हुई छात्र संघों की इस गरिमा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल तो जो मुख्य धारा की राजनीति है उसका जैसा क्षरण हुआ है जी, उसी अनुपात में, क्योंकि छात्र संगठन भी राजनीतिक पार्टियों के हैं, तो जिनके जैसी राजनीति होगी वो छात्र संगठनों में भी रिफ्लेक्ट होगी, वो दिखाई देगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सही बात है कि मुख्यमंत्री उस मंच पर नहीं थे, उस समय नहीं थे, लेकिन वो व्यक्ति भले ही ये बहाना करे कि उस दिन उसको किसी ने गाली दिया,
और उस गाली देने का या उस धमकी देने का फ्रस्ट्रेशन उस व्यक्ति के दिमाग में था। हालांकि उसका तो सीधा सरल रास्ता है, भाई आपको कोई धमका रहा है तो आप पुलिस के पास जाओ। लेकिन उस संबंध में कोई एफआईआर अभी तक किसी थाने में उत्तराखंड में दर्ज नहीं है, किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं उस व्यक्ति ने कराई, ये एक बात है जी। लेकिन सिर्फ वो व्यक्ति इसी वजह से कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो तो जिस तरह के गीत लिखते रहे हैं, गीत गाते रहे हैं, वो उस वजह से लगातार कंट्रोवर्सी में रहे हैं। हरियाणा में जहाँ भाजपा की ही सरकार है, उनके गीत यूट्यूब से पुलिस ने हटाए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा किया है, वो इस तरह का अभद्र व्यवहार तमाम जगह करते रहे हैं। तो उसके बावजूद उनको किसने आमंत्रित किया? और जिस तरह से मंद मंद मुस्काते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको अभी स्वाद आएगा, ये हमारे भाई आए हैं, हरियाणा से आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनके बारे में क्या जानते थे या क्या नहीं जानते थे? मुख्यमंत्री किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या किसी तरह का बैकग्राउंड चेक नहीं होता है? क्या ऐसे ही मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम में मुंह उठा करके चले जाते हैं किसी भी जगह? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो सवाल तो ये है, सवाल ये भी है कि भाई उस व्यक्ति को आमंत्रित करने के पीछे क्यों? तो इस बात से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता कि नहीं हम उसको तो गाली देने की हम भर्त्सना करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी नहीं कहा, उनकी तरफ से इस तरह का भी कोई बयान नहीं आया। उनकी भी खासियत है कि वो भी लगातार कुछ चीज़ें बोलते रहते हैं और जहाँ घिरते हैं वहाँ चुप हो जाते हैं न। चूँकि ये तो परंपरा ही ख़त्म हो गई कि कोई प्रतिप्रश्न करे, वो करेगा भी। पिछले दिनों वो रीजनल रिपोर्टर वालों ने श्रीनगर में खनन पर प्रश्न किया तो वो चुपचाप आगे निकल गए, तो कोई दूसरा कैसे सवाल पूछेगा? लेकिन ये जो वो गाली दे रहा है अब, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो एक अमेरिकन थिंक टैंक है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, और वो कह रहा है कि भाई 2025 में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच करने वाले व्यक्ति का नाम पुष्कर सिंह धामी है। उन्होंने इस देश में जितने गालीबाज हैं सबको पीछे छोड़ दिया है। तो नफ़रत भरी भाषा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और उनके साथ मंच शेयर करने वाले लोग या जिनके साथ वो मंच शेयर कर रहे हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं। यही तो समाज में परोसा जा रहा है कि ताकत क्या है। ताकत ये है कि आप कुछ भी करने को छूट है, बस आपके ऊपर सत्ता का वरदहस्त होना चाहिए, तब आप कुछ भी करिए, गाली गलौज करिए, मारपीट करिए, तोड़फोड़ करिए, उखाड़ पछाड़ जो करना हो करिए, रोज़ नफ़रत भरी बातें करिए, घृणा भरी बातें करिए, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये असल में एक ट्रेंड बनाने की कोशिश है और ये अफसोस की बात है कि जो अपने आप को संस्कारी राजनीति के या संस्कारों के बड़े पहरुए, बड़े ठेकेदार बताते हैं, उनके सामने, उनके वरदहस्त के नीचे ये सब हो रहा है। नहीं, आप मेरी बात शायद अभी पूरी नहीं हुई कि मैंने आपसे कहा, देखिए हम लोग जो है वामपंथी संगठनों की बात करें तो आईसा, विकल्प और भी तमाम छदम नामों से, CPI-ML की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम वामपंथी संगठन, मजदूर दस्ता और कई नामों से हम लोग छात्रों और युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी महाविद्यालय से इस घटना के विरोध की आवाज़ मेरे ख्याल से आईसा या किसी वामपंथी संगठन की भी नहीं आई। तो क्या आप इसे अपने छात्र संगठन जो है, क्या उनका आप क्षण मानते हैं? नहीं, हमारे साथियों ने इसका विरोध किया और हमारे साथियों ने लगातार इसका विरोध किया। श्रीनगर में जहां हम लोगों का है आईसा का कामकाज, वहां इसके खिलाफ। आईसा का संगठन तो मेरे ख्याल से देहरादून भी है। नहीं, आईसा यहाँ पर हम लोगों का उस तरह से नहीं है, लेकिन श्रीनगर में हम लोगों का। आपका कहने का तात्पर्य है कि देहरादून में आप कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में कमजोर पड़े हैं। हाँ, वो एक स्थिति है। छात्र राजनीति में ऐसा होता है, आप ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, ये सब चलता रहता है। तो वहाँ नहीं, वामपंथियों की सबसे बढ़िया बात है कि वो सच को स्वीकार कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छात्र राजनीति में देखिए, आमतौर पर किसी भी छात्र संगठन, किसी पार्टी का छात्र संगठन हो, उसमें एक प्रक्रिया है कि भाई एक समय उसमें बहुत तेज़ी आएगी, फिर वो नीचे जाएगा, फिर तेज़ी आएगी। ये एक अनवरत सिलसिला है, क्योंकि छात्र एक स्थायी समुदाय नहीं है जी। छात्र होता है 3 साल 5 साल होता है, फिर वो चला जाता है, तो 3 साल 5 विचारधाराएं भी बदलती हैं। नहीं, विचारधारा बदलना तो ये एक अलग मसला है, लेकिन जो छात्र एक समुदाय के तौर पर उसमें जो बदलाव आता रहता है वो बदलाव छात्र राजनीति में हर छात्र संगठन को ऊपर नीचे ले जाता है। ये स्थितियां होती हैं, तो उसका विरोध खैर हम लोगों ने तो किया
हमारे साथियों ने भी, आयशा के साथियों ने, और मैं तो खुद भी उसके ख़िलाफ़ बोला। तो एक पोस्ट तो बाकायदा मेरा हटवाया गया। मैंने बहुत दिनों बाद देखा कि अगले दिन ही मेरा एक पोस्ट बाकायदा पुलिस ने फेसबुक से कह करके हटवाया, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ तक कि वो जो गाली वाला वीडियो है, तो हमने तो गालियों के साथ भी प्रसारित नहीं किया जी। क्योंकि उनकी भाषा ख़राब है, हम उनके लिए औरों की भाषा क्यों ख़राब करें। तो हमने तो जितनी जगह उसका वो था उतनी जगह बीप किया, लिखने में भी लिखा जी, मतलब जिसको हटाया गया उसको सोचिए आप 4 लाइन की बात थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। हमने कहा कि साहब धाकड़ धुरंधर मासूम संवाद, तो धाकड़ धुरंधर ने कहा भारत माता की जय, मासूम ने कहा बीप बीप। धाकड़ धुरंधर ने कहा हम एबीवीपी में रहते थे, ज्ञानशील एकता बताते थे, मासूम ने कहा बीप बीप। उन्होंने कहा आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा, मासूम ने कहा बीप बीप। इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है? वो गाली देना आपत्तिजनक नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ऐसा ही व्यंग्य में, और एक लाइन कुछ और उसमें लिखी हुई थी कि भाई असल में धाकड़ धुरंधर बड़े मासूम हैं, और मासूम तो धाकड़ धुरंधर हैं ही हैं, बस इतना। इसको बाकायदा, ये जो बहुत ही ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी पर हमला हो रहा हो, किसी को कुछ हो रहा हो, इसको बाकायदा पुलिस ने फेसबुक से कह करके हटवाया। अच्छा जी, तो ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, विशेषकर आप लोगों के लिए, अर्बन नक्सल। वामपंथियों को कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल का नाम देकर उनकी घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। मजदूर आंदोलन पर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वो सिडकुल पन्नगर हो, सैलाकुई हो, या अन्य हरिद्वार के बहादुराबाद के क्षेत्रों में, लगभग सब जगह मजदूरों में बहुत ज़्यादा असंतोष है, और वामपंथी संगठन इनके बीच में ठीक ठाक क्षमता के साथ कार्यरत है। तो आप मजदूरों के इस आंदोलन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, 2 बात इसमें भी है। एक तो जो सवाल है कि भाई अर्बन नक्सल, तो जो सिर्फ कम्युनिस्टों को, वामपंथियों को नहीं अर्बन नक्सल वो कह दे रहे हैं, जो कोई भी ऐसी बात करता है जो भी सरकार के खिलाफ है, तो वो तो कहाँ तक पहुँच गए भाई, केजरीवाल तक को अर्बन नक्सल कह दिया। केजरीवाल का क्या लेना देना? अभी लखनऊ के उन्होंने एक गाजियाबाद वाले आंदोलन में लखनऊ के पत्रकार वर्मा जी हैं, सत्यम वर्मा जी को, उन्हें भी अरेस्ट किया है, उनको भी जेल भेजा, जबकि वो कई अच्छी किताबें उन्होंने दी हैं समाज को। तो अब वो तो किसी को भी कह दे रहे हैं, किसी पर भी ठप्पा लगा दे रहे हैं, है ना। तो हम तो भाई वो नक्सलबाड़ी का विद्रोह इस देश में 1967 में हुआ, ऐतिहासिक किसान विद्रोह था, जिसने कि एक तरह से न केवल आंदोलन की धारा को प्रभावित किया। आप उस दौर के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो उस दौर में हज़ारों की तादाद में पढ़ने वाले विश्वविद्यालयों के छात्र किसानों के साथ एकाकार होने के लिए यूनिवर्सिटीज़ छोड़ करके, IITs छोड़ करके गए उस नक्सलबाड़ी के किसान विद्रोह के प्रभाव में, और साहित्य की पूरी धारा को उसने प्रभावित किया। वो महाश्वेता देवी का जो उपन्यास है 1084वें की माँ, वो उसी विद्रोह पर केंद्रित उपन्यास है, जिस पर फिल्म भी बनी है, जिसमें जया बच्चन ने उसकी व्रती की माँ का रोल अदा किया है। तो एक तो ये एक पूरी बात है। दूसरा, उसके बारे में तो धूमिल की एक कविता है बहुत छोटी सी। तो धूमिल कहते हैं कि एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती फैली हथेली का नाम दया है। एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती फैली हथेली का नाम दया है, और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। तो ये भी एक पहलू है, ये भी एक तस्वीर है। लेकिन वो तो जाने किस किस को अर्बन नक्सल कह दे रहे हैं। तो ये उसमें तो याद आता है कि बाबा नागार्जुन की भी एक कविता है, वो कहते हैं कि रोज़ी रोटी हक की बात जो भी मुंह पर लाएगा, वो जो कोई भी हो निश्चय ही कम्युनिस्ट ही कहलाएगा। तो रोज़ी रोटी हक की बात जो भी करे तो वो इस तरह का होगा। दूसरा जो सवाल है कि आज के दिन पर जो मज़दूरों का असंतोष दिखाई दे रहा है, जो हरियाणा में फरीदाबाद, मानेसर, फिर गुड़गांव, नोएडा होता हुआ हमारे यहाँ भी आए दिन मज़दूरों के आंदोलन हो रहे हैं, मज़दूरों के संघर्ष हो रहे हैं। असल में जिन नारकीय स्थितियों में मज़दूर काम कर रहे हैं,
तो उन नारकीय स्थितियों के खिलाफ धीरे धीरे मजदूरों का गुस्सा बढ़ रहा है और ये स्थितियां चूंकि जटिल हुई, उनके लिए जीवन का अस्तित्व है, अपनी पूरी युवावस्था को खटा करके उसमें लगा करके 10,000 रुपया महीना में, सोचिए कि 10,000 रुपये महीना से भी कम जगह 12-12 घंटा काम करके भी 10,000 रुपये महीना से कम पैसा मिलेगा, तो उसके खिलाफ लोग बोलने को उतरे। उसके खिलाफ तमाम जगह एक सिलसिला है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लोग उतरे। ये इसलिए भी कि जो लेबर कोड्स आए, अभी 4 लेबर कोड्स जो लागू किए गए, उन 4 लेबर कोड्स ने एक तरह से मजदूरों का सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया। ये 8 घंटे का कार्य दिवस जो है पूरी दुनिया में मजदूरों ने लड़ करके हासिल किया। जो मई दिवस होता है उसी की याद में होता है जी, है ना। तो वो कार्य दिवस लोगों ने हासिल किया। आज के दिन पर आपने आसानी से 12 घंटे का कार्य दिवस कर दिया। सरकार ने एक तरह से न्यूनतम वेतन की अवधारणा को ख़त्म कर दिया। वो कह रहे हैं साहब फ्लोर वेज कोई होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके खिलाफ मजदूर इकट्ठा हुआ, मज़दूरों का असंतोष फूट रहा है। वो नौजवान मज़दूर है और सिडकुल में भी हम देखते हैं कि सिडकुल तो एक तरह से वो श्रम कानूनों की कब्रगाह थे। जब वो कानून थे भी अस्तित्व में, तब भी वो सिडकुल एक तरह से श्रम कानूनों की कब्रगाह थे। वहाँ असंतोष लगातार पनपता, फूटता, बजबजाता रहता था। चूँकि हमारे साथी भी वहाँ यूनियनों का काम करते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ की स्थितियों को जानता हूँ, ख़ासतौर पर पन्नगर वाले सिडकुल या और तमाम सिडकुल्स के बारे में भी। तो वहाँ इस तरह की स्थितियाँ लगातार हैं। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, वो गुस्सा उभर रहा है। लेकिन इस समय इस मुल्क में एक अद्भुत तरह की सरकार है जो उठने वाले हर स्वर को, प्रतिरोध के हर स्वर को, हर लोकतांत्रिक आवाज़ को देश विरोधी स्वर के रूप में चित्रित कर देती है, पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। वो CAA NRC का आंदोलन हुआ, बोले साहब इनका पाकिस्तान से लेना देना है, पाकिस्तान से संबंध है। किसान आंदोलन हुआ, ये सारे खालिस्तानी हैं, इनके पीछे तो चीन का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है ना। हम लोग वहाँ जोशीमठ में लड़ रहे थे, बोले ये सब माओवादी हैं, चीन का हाथ है इनके पीछे। एक अमर उजाला के संपादक थे उस समय, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि लोग कह रहे हैं कि साहब आप तो कम्युनिस्ट लोग हैं, तो चीन के हक की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जिस ज़मीन को बचाने की हम बात कर रहे हैं वो चीन की ज़मीन है क्या? वो तो चीन की ज़मीन नहीं है, वो इस देश की ज़मीन है। जिन लोगों के हक में हम खड़े हैं वो चीन के लोग नहीं, इसी देश के लोग हैं। तो हर आवाज़ को, है ना। फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो अक्सर कहते ही हैं, हाँ, उन्होंने भी कहा, तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि कुछ माओवादी हाँ, कुछ नक्सलवादी लोग हैं, माओवादी हैं, है ना। तो हम अब ये मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, तो फिर इसका पाकिस्तान से हाथ है। और आप सोचिए कि ये न केवल सनसनीखेज बात को करने की बात है, लेकिन एक तरफ तो देश बहुत मजबूत हाथों में है और दूसरी तरफ उस देश के भीतर इतने बड़े बड़े आंदोलन खड़े होते हैं जिनको कोई दूसरा बाहर का देश करवाता है। अगर किसी देश के भीतर, आप सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, किसी भी देश के भीतर, सिर्फ भारत की बात नहीं, किसी देश के भीतर अगर किसी दूसरे देश की ये ताकत हो कि वो हज़ारों लोगों को किसी न किसी मौके पर सड़क पर उतार सकता हो, तो फिर उस देश की सरकार सबसे निकम्मी नाकारा सरकार है। नहीं, कहीं ना कहीं गलती तो आप लोगों की है ना, तभी तो प्रधानमंत्री को लोकसभा आने में भी खतरा लगता है। हाँ, प्रधानमंत्री को भले नारी का वंदन वो करने के लिए इतना सब आडंबर रच रहे हैं, लेकिन उनको महिलाओं से ही डर लगता है कि भाई वो महिला सांसद उन पर हमला करने वाली थी, अभी वो लेकिन महिलाओं के बड़े खैर ख्वाह हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से ये जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी गढ़ना है, और भारतीय जनता पार्टी की एक ख़ास बात ये है कि वो हमेशा विक्टिम है, उनको अपने आप को उत्पीड़ित के तौर पर प्रदर्शित करने में आनंद आता है। उनको सरकार होकर के नीतियां नहीं बनानी है, उनको विपक्ष का विपक्ष बनना है। वो पक्ष नहीं है, वो विपक्ष का विपक्ष है। उनकी सतत राजनीति है कि उनको विपक्ष का विपक्ष दिखाई देना है, और इसलिए हर चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रे करना है। मजदूरों के सवालों का, उनकी चिंताओं का, उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए। उनको काम के घंटे नियत किए जाने चाहिए, वो 8 घंटे होने चाहिए। उनको न्यूनतम वेतन 20-25 हज़ार रुपये कम से कम होना चाहिए। ऐसे तमाम अमानवीय कानूनों को हटाया जाना चाहिए, तो आराम से सारा असंतोष ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करना है, उसके बजाय उनका एक तरह से उनको डेमोनाइज करना है, उनके खिलाफ तमाम तरह के कॉन्स्पिरेसी थियरीज गढ़ते रहनी है। फिर एक सोशल मीडिया है उनके हाथ में है, मीडिया भी उन्हीं के हाथ में है बड़ा हिस्सा, तो वो इसी तरह की थियरीज फिर गढ़ते रहते हैं, ऐसा झूठ लगातार फैलाते रहते हैं।
अच्छा, जैसा आपने कहा मजदूर आंदोलन को लेकर, वामपंथी संगठन तमाम मजदूर आंदोलनों में मजदूरों के बीच काम करने में, चाहे वो आंगनबाड़ी का संगठन हो, चाहे ट्रेड यूनियंस हो, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप आंदोलन की उस ताकत को वोट की ताकत में बदलने में हमेशा ही विफल रहते हैं? हाँ, ये एक चुनौती है जी। ये निश्चित ही एक चुनौती है कि जितने बड़े पैमाने पर समाज के बड़े हिस्से के साथ कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, वामपंथी संगठन हैं। अगर हम पिछले 25 वर्षों की बात करें तो उत्तराखंड में शुरुआती दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हीरा सिंह बिष्ट इंटक के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो उस समय इंटक जो है कागजों में प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी सदस्य संख्या के आधार पर। उसके बाद भाजपा की सरकार आई तो आज भाजपा कागजों में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है संख्या बल के आधार पर। लेकिन मजदूर आंदोलन की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ पर हमेशा ही किसी भी कारखाना क्षेत्र में लाल झंडा दिखाई देता है। मजदूरों के बीच में आप सक्रिय हैं, तो क्या वजह है कि आप उस ताकत को, मजदूर की ताकत को, किसान की ताकत को वोट की ताकत पर नहीं बदल पाते? तो निश्चित ही ये एक चुनौतीपूर्ण काम है और ये चुनौती हमारे सामने है कि जितने बड़े पैमाने पर लोग अपने हक अधिकार के लिए उत्पीड़ित लोग हैं वो संघर्ष में उतर रहे हैं, उनके संघर्षों को नेतृत्व करना और उसको एक तरह से उसका वैचारिक रूपांतरण भी करना, राजनीतिक रूपांतरण भी करना। और उस पैमाने पर चूँकि बहुतेरी बार चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँची, बहुत बार उसमें कमज़ोरी रह जाती है। उसकी अलग अलग समय में अलग अलग तरह की वजहें भी होती हैं और चूँकि एक मसले पर हम इकट्ठा हुए या मज़दूर इकट्ठा हुआ लेकिन दूसरे मसलों पर उसके बहुत दूसरे तरह की चीज़ें हैं, तो ये एक सतत चलने वाला संघर्ष है। और निश्चित ही वो जिस दिन हल होगा तो तस्वीर एकदम दूसरी तरह की होगी, तब तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग दिखाई देगी, है ना। तो वो तस्वीर अलग दिखाई दे, इसके लिए लगातार एक तरह से कोशिश है, संघर्ष है। इसके अलावा और वर्तमान में किन किन आंदोलनों में सक्रिय हैं राज्य हित में? देखिए, लगातार ही बहुत सारे सवालों पर बात होती रहती है। जैसे अंकिता भंडारी के सवाल को तो हम लोग लगातार पिछले कई सालों से 2022 से ही उस सवाल पर बोलते लिखते सड़क पर संघर्ष करते रहे हैं। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसी बात के लिए कि संयुक्त संघर्ष मंच के तत्वाधान में जितनी ताकतें हैं जो इस आंदोलन में सक्रिय हैं तो उनके साथ मिलजुल करके ये संघर्ष किया गया। अभी और भी बात चल रही है कि इस आंदोलन को थोड़ा और व्यापक रूप से आगे बढ़ाया जाए। वो इसलिए भी कि अंकिता भंडारी का सवाल असल में इस राज्य के तमाम सवालों से जुड़ा हुआ सवाल है और इस राज्य में किस तरह की राजनीतिक संस्कृति पनपेगी, फलेगी, फूलेगी, उसका भी सवाल है। क्योंकि उसमें जो बहुत गंभीर बात है कि भाई उस लड़की के साथ उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई कि उसने अपने स्वाभिमान को गिरवी रखने से इनकार किया, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने से इनकार किया। तो एक तरह से एक बहुत सशक्त उदाहरण भी उसने पेश किया, उसको शहादत भी आप कह सकते हैं कि उसकी शहादत हुई एक तरह से, उसने वो कुर्बानी दी। और मैं तो उसके माता पिता से हमारी बात होती है, मैं उनके घर भी गया, तो अगर इस स्पिरिट को किसी ने सबसे अच्छे तरीके से समझा तो उनके माँ और पिता भी इस स्पिरिट को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारी बेटी अगर झुक जाती तो तब तो क्या था, तब तो कुछ भी होता। तो वो उनका माँ बाप का कहना है कि अगर वो नहीं झुकी तो हम कैसे झुक जाए, ये बात भी उनकी है। तो लेकिन ये कैसी संस्कृति इस राज्य के भीतर पनप रही है कि कुछ लोग हैं जिनको कि जो इस तरह के हैं, जो लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ अपनी यौन पिपासा को शांत करने के वस्तु के रूप में देखते हैं और उनको कहा जा रहा है वो वीआईपी है। वीआईपी नहीं है, यौन कुंठा के मारे वहशी दरिंदे हैं वो जो भी हैं। और बताइए कि पूरा सरकारी तंत्र इस सच को झुटलाने में लग जाएगा कि नहीं साहब कोई वीआईपी था ही नहीं, वीआईपी कहाँ है, कोई तो है ही नहीं। जबकि अगर आप 30 मई 2025 का जो फैसला है जिसमें पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सज़ा हुई है आजीवन कारावास की,
उस फैसले को पढ़ें। और 150 पन्ने का 160 पन्ने का फैसला है, और उस पन्ने में, उस फैसले में आपको हर पन्ने में समझ में आता है कि नहीं, वीआईपी तो कोई है, उसका चेहरा नहीं खुल रहा है। और वीआईपी एक नहीं है। एक बात और, वहाँ चूंकि जो अंकिता भंडारी, कम से कम 3 लोग हैं। हाँ, अंकिता भंडारी का जो व्हाट्सएप चैट दर्ज है, उसमें वो अपने मित्र को बता रही है कि मुझसे कहा कि एक लड़की तुम हो, 3 लड़कियों का और बंदोबस्त करो। तो ये किसी एक आदमी के लिए तो नहीं हो रहा होगा, एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना। बहुत बार लोग वीआईपी कह करके उसको एक में समेट देना चाहते, तो एक नहीं है। तो लेकिन ये जो है कि पूरी सत्ता, पूरी सरकार एक तरह से उन वीआईपीज़ के संरक्षण में उतर आएगी, उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। और जब 3 साल तक आप राज्य की सरकार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अंकिता भंडारी के माता पिता के खिलाफ लड़ते रहे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, और जब 3 साल बाद आप दबाव में आकर के सीबीआई जांच की घोषणा करते हैं, तो आप एक ऐसा आदमी उठा करके ले आते हैं जिसका कि उस मामले से कोई लेना देना नहीं, उसको शिकायतकर्ता बनाते हैं, जबकि माता पिता की एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के पास है। और जितनी पॉइंटेड एप्लीकेशन माता पिता की है, उससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं। वो कह रहे हैं साहब, जहाँ तक जांच हो गई उससे आगे जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा और क्या बात आपको चाहिए, है ना। लेकिन जानबूझ करके उस पूरे प्रकरण को, तो इससे लगता है कि भाई जिनके नाम दिए जा रहे हैं वो हैं कि नहीं हैं, ये तो जांच का विषय है। हालांकि थोड़ी सी भी नैतिकता की बात हो तो सबसे पहले तो भाई वो दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार से कहिए कि वो पद से हटें और जांच का सामना करें, इतना तो कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतना भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, आक्रोश बढ़ता है तो उनको उत्तराखंड आना बंद हो जाता है, होर्डिंग्स फ्लैक्स पर उनका फोटो हट जाता है, आक्रोश थोड़ा कम दिखाई देता है तो फिर वो अपना चले आते हैं। तो लोगों के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल आप खेल रहे हैं। तो इस तरह की संस्कृति के खिलाफ तो ये एक बड़ी लड़ाई है। ये महिलाओं, लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है, और वो विधानसभा के सत्र का नाटक करने से वो सवाल पीछे नहीं होता है। आप देखिए कि एनसीआरबी की जो पिछली रिपोर्ट है वो कह रही है कि हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड पहले नंबर पर है, और भाजपा की महिला नेता कह रही है कि भाई चूंकि यहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं इसलिए महिला अपराध ज़्यादा हो रहा है। ये किस तरह की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है। अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल बहुत गंभीर सवाल है, और लोगों के भीतर भी ये बात, अगर 3 साल से ये बात जिंदा है तो लोग इसको महसूस करते हैं कि नहीं, हाँ, इस प्रकरण में तो न्याय होना शेष है। बिल्कुल। एक राजनीतिक व्यक्तित्व के अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते रहे हैं, तो ऐसे कुछ मुद्दे जो उत्तराखंड राज्य के हित में हों और आपने आरटीआई के माध्यम से उन्हें उठाने का प्रयास किया। देखिए, उसमें सबसे पहला तो हुआ कि उस समय आरटीआई एक्ट नया ही आया था, 2005 में चूँकि एक्ट बना, और उस समय तक उसमें थोड़ा जान भी थी जी। और यहाँ आर.एस. टोलिया पहले मुख्य सूचना आयुक्त हुए जी। तो एक तरह से मजाक में मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि भाई ब्यूरोक्रेट रहते हुए उन्होंने जो किया हो, लेकिन वो सारे पाप भी उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त होकर के धोए। तो बहरहाल हुआ यूँ कि एक दीक्षित आयोग बना इस राज्य में। गैर संयुक्त राजधानी का सवाल उत्तराखंड में लगातार अभी भी एक सवाल बना हुआ है। तो दीक्षित आयोग बना। वीरेंद्र दीक्षित इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, तो नित्यानंद स्वामी कहीं से उनको खोज करके लाए, जो पहले केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने वो आयोग का अध्यक्ष उनको बना दिया कि राजधानी चयन आयोग ये है। वो दीक्षित साहब ने 6 महीने काम किया, फिर उन्होंने कहा साहब गाड़ी नहीं मिल रही, दफ्तर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, फिर वो चले गए। फिर जब पहली सरकार बनी, एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर बने, तो तिवारी जी उनको फिर ले आए झाड़ पोंछ करके, और फिर वो आयोग ने काम करना शुरू किया। तो 2008 में उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो अगस्त 2008 में उस आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की, और सितंबर 2008 में मैंने आरटीआई फाइल किया कि इस आयोग की रिपोर्ट सामने लाई जाए। और पूरा 1 साल भर, आपको सूचना मिल जानी चाहिए महीने भर में जी। पूरा 1 साल भर सूचना आयोग के आदेश के बावजूद साल भर तक सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, वो रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई, है ना। उसमें 10,000 रुपये का जुर्माना भी
सूचना आयोग की तरफ से, या उस समय तो एक ही आयुक्त थे, इतने सारे थे भी नहीं। जी जी जी। एक मुख्य सूचना आयुक्त थे और वही पूरा चलाते थे, लेकिन फिर भी वो कानून उस समय प्रभावी दिखता था, लगता था कि हाँ आरटीआई करेंगे तो उसका असर होगा। तो वो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट फिर सरकार को मजबूरन साल भर के बाद ही सही सार्वजनिक करनी पड़ी। और वो रिपोर्ट क्या थी, बहुत मजाक था एक तरह से। 11 बार उस आयोग को एक्सटेंशन मिला, करीबन 60-65 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ। और फिर उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी तो उसमें बहुत सारी भौगोलिक सीमाओं का भी ठीक से वो नहीं था, विवरण नहीं था, है ना। जैसे उसमें चौखुटिया जिला चमोली में था, है। तो इस तरह का और बहुत अजीब अजीब से तर्क थे, गैरसैंण क्यों राजधानी नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि साहब गैरसैंण में बाढ़ आने का खतरा है, लेकिन पीने का पानी नहीं है, बाढ़ आने का खतरा है। अब ये अजीब बात है कि जहाँ बाढ़ आने का खतरा है वहाँ पीने का पानी नहीं है। वो कहते हैं गैरसैंण की दिल्ली से बहुत दूरी है, उस दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में लिखा है। तो भाई बहुत सारे राज्यों की दिल्ली से बहुत दूरी है, उनकी राजधानियों की, तो सबको धक्का दे करके दिल्ली के करीब तो नहीं लाया जा सकता है ना। और इसी तरह के बहुत सारे कुतर्क उन्होंने गढ़े। वहाँ हवाई अड्डा नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। तो मैंने अब हवाई अड्डा तो लोगों को नहीं बनाना था, उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो सरकार की नाकामियों की सज़ा भी हमको मिलेगी। लेकिन एक बात जो उस रिपोर्ट में है वो ये कहती है कि भाई जनता के बहुमत की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। अब आप देखिए कि 1994 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने, रमाशंकर कौशिक शहरी विकास के मंत्री थे, तो रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। वो जो कौशिक समिति की रिपोर्ट है वो कहती है कि 60% से ज़्यादा लोग गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के पक्ष में है, 5% उत्तराखंड के केंद्र में राजधानी बनाने के पक्ष में है, तो 65% ये हो गया, है ना। ये 1994 है। 2008 में वो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट भी कहती है कि भाई जनता के बहुमत की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। तो इन दोनों ही, जिसमें 94 से लेकर 2008 एक बड़ा फासला है, लेकिन उसके बावजूद तो ये एक सवाल है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसी तरह से जब यहाँ रायपुर में भी विधानसभा का पूरा प्रकरण चला तो उसके सारे कागजात एक तरह से हमने आरटीआई में निकाले कि ये देखिए ये सरकार लोगों के साथ कैसा छल कर रही है। एक तरफ गैरसैंण की बात कर रही है, वहाँ विधानसभा भी है, लेकिन उसके टेंडर भी हो चुके हाँ, सब कुछ आरटीआई में हमने निकाला कि ये सब देखिए ये कागज हैं साफ साफ कि मंत्रिमंडल का प्रस्ताव है कैसे करके, और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे एक हैं। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव किया, फिर विपक्ष के नेता अजय भट्ट थे, उनके पास जाकर के, उनके घर से जाकर के सहमति ली गई, वो सब कागजात थे। तो इस तरह का उपयोग उसका हुआ। हालांकि अब तो सरकार ने उस वो प्रकरण भी ठंडे अवस्थे में चला गया, कानून के भी कसबल काफ़ी ढीले कर दिए हैं। पारदर्शिता जैसी चीज़ों से सरकारों को बड़ा परेशानी है। बिल्कुल, ये भी है। और कोई प्रकरण ऐसे बहुत सारे सवालों पर विश्वविद्यालय के भीतर हम लोग आरटीआई करते रहे। जैसे विश्वविद्यालय में एक कमेटी बनी जो कि वहाँ के प्रशासनिक ढांचे को लेकर के थी, उसकी रिपोर्ट हमने आरटीआई में निकाली। बहुत तरह की चीज़ें इस तरह से एक समय समय पर मैंने किया आरटीआई, है ना। तो ऐसे हाँ, पुलिस में भी ये हुआ कि एक बार हमने पूछा कि भाई आम तौर पर पुलिस कहती है कि साहब जो है फलाने को तो लाइन हाजिर किया गया, तो लोगों को लगता है कुछ बड़ी बात हुई। तो हमने आरटीआई करके पूछा पुलिस मुख्यालय से कि क्या लाइन हाजिर किया जाना सज़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं, लाइन हाजिर किया जाना सज़ा नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे सवालों पर बहुत तरह से किया जाता रहा। आरटीआई भी एक तरह से वो भी उस संघर्ष का एक हथियार है। पहले थोड़ा ज़्यादा प्रभावी था, उतना प्रभावी नहीं रह गया। तो इन 25 सालों में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने जो पाया या जो खोया, उसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से देखते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उत्तराखंड से? देखिए, पाया तो हमने सिर्फ बहुत कम पाया, तो उस तरह से हमको राज्य मिला। राज्य में हमने 70 के लॉट में 4-5 लॉट पूरे कर लिए हैं, है ना। और मुख्यमंत्री तो उत्पादक प्रदेश हमारा रहा ही है। पिछले 5 साल में ज़रूर थोड़ा 4.5 साल में मुख्यमंत्री उत्पादन की प्रक्रिया में थोड़ा गतिरोध पैदा हुआ। अदरवाइज़ तो मुख्यमंत्री उत्पादक प्रदेश था। हर 2-2.5 साल में नया मुख्यमंत्री हमको मिलता था, ये हमने हासिल किया। सकारात्मक रूप से देखें तो सिर्फ एक बात हुई
कि एक उत्तराखंडी पहचान, जी और बाहर भी, राज्य के बाहर भी लोग उस पहचान के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, जो कि उससे पहले शायद कम था। इस मामले में थोड़ा लोग संकोच करते थे अपने आप को ये बताने में कि नहीं हम यहाँ के हैं। तो एक उत्तराखंडी पहचान, ये एक सकारात्मक बात है। बाकी तो जिस तरह का हुआ वो तो राज्य के बारे में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह का राज्य बना, तो ये कम से कम जैसा लोग सोचते थे, जैसा लोगों की कल्पना थी, उसके ठीक विपरीत जगह खड़ा राज्य है। यहाँ मतलब एक तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार चरम पर है, कुल मिलाकर के शराब की तूती बोल रही है, खनन वालों की तूती बोल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो, उनका तो बड़ा प्रिय खनन है ना, और वो खनन को लेकर के रोज़ आए दिन चर्चा होती है कि किस तरह से खनन का माफिया हावी है, और उनकी कितनी हिम्मत है कि वो किसी को भी पीटते हैं, किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दें, आए दिन ये खबर है। और सरकार उसको उपलब्धि के तौर पर बताती रहे कि भाई उन्होंने खनन में क्या उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है जो बता रही कि 250 करोड़ रुपया जो कि जुर्माने के तौर पर वसूला जाना चाहिए था अवैध खनन से, वो 250 करोड़ रुपया नहीं वसूला गया। जब हम राज्य नहीं बने थे तब तक शराब की दुकान होती थी, अब शराब की उप दुकान भी है। जगह जगह जाइए तो आपको शराब की उप दुकान दिखाई देगी। तो जिले में जिलाधिकारी है, फिर उप जिलाधिकारी है, जिले में शराब की दुकान है, शराब की उप दुकान भी है। तो ये हमने हासिल किया। और शराब के संदर्भ में एक बात और, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि साहब वो शराब से तो राज्य चलता है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन शराब को लेकर के, वो कहते हैं साहब इसी से तो चलता है, शराब नहीं, राजस्व की प्राप्ति। हाँ, राजस्व की प्राप्ति हो। दो ही स्रोत हैं उत्तराखंड में राजस्व की प्राप्ति, शराब या खनन। सबसे बड़ा स्रोत तो केंद्र से जो पैसा आता है वो है। लेकिन जो ये तर्क है, और वो कहते हैं कि साहब अगर शराब नहीं होगी तो तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, तो इससे बड़ा झूठ दूसरा कोई नहीं है। आप सोचिए कि इस साल शराब से जो लक्षित आय है वो कितनी है? 5500 करोड़ रुपया है ना, 5500 करोड़ रुपया है। अभी बजट पेश हुआ गैरसैंण में, उसमें सिर्फ तनख्वाह देने के लिए कितना पैसा चाहिए? 35,000 करोड़ रुपया चाहिए। तो वो 5,500 करोड़ रुपया पूरा भी आ जाएगा तो भी तनख्वाहें पूरी नहीं होंगी, तब भी आप उससे नहीं कर पाएंगे। तो ये इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। लेकिन शराब की जो अंडर द टेबल इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, वो उस 5500 करोड़ रुपए से भी बड़ी होगी, जहाँ अवैध रूप से वो सबको पैसा पहुँचाते हैं, हर आदमी को पैसा देते हैं, छात्र नेताओं से लेकर के और ज़िले के छुटभैया नेताओं से लेकर के तमाम तरह के लोगों को मुफ्त में शराब देने से लेकर के बाकी सब वो करते हैं, और उसकी एवज में जितनी गुंडागर्दी हो सकती है वो सब खुलेआम करते हैं। तो एक तरह से शराब के पक्ष में तर्क करना, खनन के पक्ष में तर्क करना, अवैध खनन के पक्ष में तर्क करना, ये सब काम। यहीं पर एक छोटा प्रश्न बनता है, क्या वामपंथी संगठन शराब की दुकानों के टेंडर के विरोध में हैं? क्या शराब के वैध कारोबार के आप विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि शराब का जिस तरह का नेटवर्क बना है, जो एक पूरा माफिया तंत्र है जी। और बहुतेरी बार अगर आप इसको गहराई तक देखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि वैध और अवैध जैसी कोई बात ही नहीं है जी। अवैध भी वही चलाता है जो वैध चलाता है ना। तो ये जो इसको संरक्षण प्राप्त है जी, ये जो सत्ता का संरक्षण है, या ये जो पूरा माफिया तंत्र ऑपरेट कर रहा है, असल में इसके खिलाफ लड़ाई है। और दूसरी बात ये भी है कि वो शराब, चूँकि कोई व्यक्ति शराब पीता है और नहीं पीता है, ये तो उसका निजी मामला है ना। और शराब पीने वाला ख़राब आदमी है, शराब नहीं पीने वाला बहुत अच्छा आदमी है, ये भी बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो शराब चूँकि हमारे नौजवानों को तबाह कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है ना, तो वो जो बर्बादी है, उस बर्बादी के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। वो जो राज्य के संसाधनों पर कब्जा करने की जिस तरह की गुंडाई की संस्कृति पनप रही है, उन शराब की दुकानों में देखिए तो कोई शराब की दुकान जो वैध, जिस तरह से जिन शर्तों के आधार पर उसको ठेका मिलता है उसके आधार पर चलती है, कोई एक शराब की दुकान नहीं है कि जो उस आधार पर चलती हो। जिस तरह से गुंडे मुस्टंडे पाल करके वो दुकान चलाते हैं, जिस तरह से पूरा एक अवैध प्रक्रिया उसमें चलती है, तो वैध तो नाम मात्र का है, बाकी तो बड़ा हिस्सा उसका अवैध ही है।
तो उसको ठीक लेकिन से मैखुर जी यहाँ पर मैं आपको टोकता हूँ थोड़ा सा कि शराब का वैध कारोबार कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण में चल रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा एक अवैध कारोबार जो कि हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, वो स्मैक का, कोकीन का, चिट्टे का, जो केमिकल वाले नशे हैं उनका जो नशे का कारोबार है इस प्रदेश में बहुत तेज़ी से फैला है। और मुझे यहाँ तक ध्यान है कि किसी भी वामपंथी संगठन ने वर्तमान तक इस पूरे कारोबार के खिलाफ आज तक किसी भी जन आंदोलन का आगाज़ नहीं किया है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो सही बात है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से नशे का प्रसार और वो लगातार बढ़ रहा है ना, उसमें लगातार फैलाव हुआ। और उत्तराखंड में तो हम नशा नहीं रोजगार दो जैसे आंदोलन के गवाह रहे हैं। 80 के दशक में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन चला और आज के दिन पर हम देख रहे हैं कि एक तरह से एक असहाय स्थिति है। बहुत छोटे छोटे बच्चे तक उस नशे की चपेट में आ रहे हैं। ये जो ड्रग्स का नशा है तमाम जगह, और बहुत छोटी छोटी जगहों पर ये सही बात है कि जितना बड़ा आंदोलन उसको लेकर के, जितने बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, जितने बड़ा संघर्ष की ज़रूरत है, उस तरह से तो उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। हालांकि छोटी छोटी जगहों पर जहाँ जहाँ इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है, जितना लड़ा जा सकता है, वो ज़रूर थोड़ा थोड़ा तो क्या हम इस मंच के माध्यम से उम्मीद करें कि वामपंथी संगठन CPIML या आईसा या अन्य संगठन साथ मिलकर इस नशे, क्योंकि इस नशे के प्रकोप से कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आप इस प्रदेश को इस नशे के विरुद्ध एक नई मुहिम, एक जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेंगे? निश्चित ही इसके खिलाफ लड़ना तो वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह से जो हालात पैदा हो रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ नौजवान लोग ही नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी बिल्कुल वो इस सब की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ तो मजबूती से लड़ना ही पड़ेगा। और ये अफसोस की बात है कि पुलिस का तंत्र ख़ास तौर पर वो एक तरह से रस्मी कार्रवाई करता है कि आज इसके पास साहब 200 ग्राम पकड़ा गया, उसके पास 50 ग्राम पकड़ा गया, उसके पास 100 ग्राम पकड़ा गया, और उसका बड़ा बड़ा फेसबुक प्रचार करेंगे। लेकिन जो स्रोत है कि कहाँ से वहाँ आ रहा है, इससे भी ज़्यादा एक चीज़ आपने देखी होगी कि नरकोटिक डिपार्टमेंट की जगह अब छापेमारी का काम SDM, DM और कमिश्नर करने लगे हैं, वो भी कैमरामैन और पत्रकार साथ ले जाकर। ये तो खैर ये एक इवेंट के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। सभी कुछ एक तरह से इवेंट है। किसी चीज़ की गंभीरता, किसी चीज़ की सीरियसनेस को देखना है, उसके हिसाब से कार्रवाई करनी है। ये तो एक तरह से कम दिखाई दे रहा है और उसी से लगता है लोगों को कि भाई हाँ कुछ किया, अदरवाइज़ तो ठोस धरातल पर दिखाई नहीं देता। लेकिन चूंकि लाइक्स और व्यूज़ हो गए तो लगता है कि हाँ ठोस ज़मीन पर भी कुछ हो ही गया है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा राजनीतिक बात करते हैं कि कहीं ना कहीं CPIML इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि कांग्रेस सरकारों के साथ भी उत्तराखंड में आपके अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया आप 2004 में भी जेल गए, उसके आसपास कांग्रेस सरकार में आप कई बार जेल गए, हरीश रावत वाले दौर में भी आपके काफ़ी मामले हुए हैं, हरीश रावत वाली सरकार में, बहुगुणा जी वाली सरकार। तो क्या आगामी चुनाव में आप इंडिया गठबंधन के रूप में तमाम विपक्ष को एकजुट करके राजनीति के मैदान में भाजपा का विरोध करेंगे 2027 के चुनाव में? देखिए, एक तो ये बात सही है कि एक लंबा समय हम लोग इस देश में राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ते रहे और बहुत सारे और तरह की लड़ाइयाँ, बहुत तरह के संघर्ष हैं और इसमें इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज की बात भी नहीं है। लेकिन अभी जो चुनौती है असल में जी, वो चुनौती इसलिए बड़ी है, भाजपा की चुनौती, कि ये जो सारे लोग हैं, कांग्रेस है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ जो भी लड़ाई है वो लोकतंत्र के दायरे के भीतर है जी। वो जो मतभिन्नता भी है वो लोकतांत्रिक है जी। और इसलिए आप देखेंगे कि उन सबों ने उनके खिलाफ हम लड़े, उनके खिलाफ बोले, उन्होंने लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये सब देशद्रोही हैं जी, है ना। इसी मुल्क में तो लोगों ने नारा लगाया कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो उस समय की हुकूमत ने ये नहीं कहा कि ये सब देशद्रोही हैं, है ना। तो लेकिन ये जो
सरकार है, ये जो निज़ाम है भाजपा का, जिसके पीछे आरएसएस जैसा संगठन है, तो इनका तौर तरीका एक तरह से ये फासिस्ट तौर तरीका है। ये किसी भी तरह के लोकतांत्रिक मूल्य में, लोकतांत्रिक मान्यता में इनका कोई विश्वास नहीं है, किसी तरह का भरोसा नहीं है ना। तो इसलिए आज के दिन पर जो लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है, उसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए वो इंडिया गठबंधन भी बना है कि वे लोकतंत्र और संविधान के दायरे में, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई है। वो मतभिन्नता जो रहेगी, जो वो लोकतांत्रिक दायरे में होगी, वो मतभिन्नता उससे आगे पीछे रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोकतंत्र वैसे भी कोई हाँ में हाँ मिलाने की व्यवस्था का नाम नहीं है। लोकतंत्र मतभिन्नताओं को समावेश करने की ही व्यवस्था का नाम है। अगर मतभिन्नता रखने का हक नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार नहीं है, राइट टू डिफर नहीं है, तो किस बात का लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, एकदम सत्ता जैसा सोचती है उसी तरह का सोचना है। तो भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है वो एक फासिस्ट एजेंडा है, वो लोकतंत्र विरोधी एजेंडा है, और वो एक तरह से वर्चुअली सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ लड़ाई है, इसलिए इंडिया गठबंधन है। और आप देखिए तो भाई ये जो एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है, एसआईआर के नाम पर कुल मिलाकर के जो पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस ये है कि सरकार पहले अपने वोटर्स चुन ले, फिर वो वोटर सरकार को चुने। तो जर्मनी में ब्रेख्त एक कवि हुए, तो ब्रेख्त ने कहा कि इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस जनता को भंग करके अपने लिए नई जनता चुन ले। तो जर्मनी में जो व्यंग्य था वो हिंदुस्तान में हकीकत में हम होता हुआ देख रहे हैं कि सरकार अपने वोटर्स पहले तय कर दे रही है। तो ये जो लोकतंत्र पर, संविधान पर इतना बड़ा हमला है, उस हमले के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ना वक्त की ज़रूरत है। बाकी आपसी मतभिन्नता रहेगी, वो संघर्ष अपनी जगह है, वो चलता रहेगा। अब अंतिम बात करते हैं आपसे मई दिवस की। मई दिवस पर आप हमारे इस मंच के माध्यम से तमाम देश के मजदूरों को, उत्तराखंड के मजदूरों को, संघर्षरत श्रमिक वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मई दिवस तो मजदूरों का दिन है, और मजदूरों का दिन वो कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई दिन सरकार ने तय किया, बल्कि वो 1886 में शिकागो में मजदूर एक तरह से काम के घंटों के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल। और काम के घंटों के लिए संघर्ष करने में, उस प्रक्रिया के दौरान उनका भयानक दमन हुआ, उत्पीड़न हुआ। उसके बाद लेकिन दुनिया भर में 8 घंटे का कार्य दिवस तय हुआ, और अंततः मजदूर ही वो चालक शक्ति है जो इस समाज को चलाता है। वो अलग अलग तरह का मजदूर अलग अलग तरह से चलाता है। तो मजदूरों की एकजुटता, मजदूरों का संघर्ष ही इस मुल्क को भी नया मुल्क बना सकता है, इस दुनिया को भी नई दुनिया बना सकता है, एक बेहतर दुनिया बना सकता है। और ज़रूर हम एक ऐसी हुकूमत से दो चार हैं जो हुकूमत एक तरह से मेहनत कशों के ख़िलाफ़ खड़ी है, मज़दूरों के ख़िलाफ़ खड़ी है। तो उसके खिलाफ लड़ना, एकजुट होकर के संघर्ष करना मजदूर कर रहे हैं, और निश्चित ही वो कामयाब होंगे। तो वो फैज़ साहब कहते हैं कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है, ये सारा माल हमारा है, हम सारा ख़जाना मांगेंगे। और जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, या उससे पहले कहिए तो जो खून बहा, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। और जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर देश के झंडे पे एक लाल सितारा मांगेंगे। तो मज़दूर तो लड़ेगा, संघर्ष करेगा, और जाहिर सी बात है कि एक नई दुनिया, एक बेहतर दुनिया भी गढ़ेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।